सो प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लियाई स्टार्ट कर दिया था। न्यूक्लियाई में कुछ न्यूक्लियाई के फेमस पॉइंट्स देख लिए थे, लाइक बेसिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है न्यूक्लियाई में, फिर रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, उसके बाद डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में डिस्कस किया, मतलब डेंसिटी कैसा रहता है। और डेंसिटी यूजुअली सारे न्यूक्लियस जो होते हैं वो सेम रहते हैं। फिर हमने स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई की बात की, क्या जैसे इलेक्ट्रॉन में स्पिन डिफाइन होता है वैसे न्यूक्लियस में भी स्पिन के बारे में हम बात करते हैं। फिर हमने बताया कि उस स्पिन से फर्क क्या पड़ता है, न्यूक्लियर फोर्स में डिफरेंस आता है थोड़ा सा। हमने बताया कि यूजुअली तो न्यूक्लियर फोर्स सेम रहेगा, अगर कुछ भी नहीं बोला तो न्यूक्लियर सबके बीच में सेम रहता है। लेकिन अगर स्पिन को भी ध्यान दिया जाए तो जो पैरेलल स्पिन है पैरेलल स्पिन रहेंगे उनके लिए जो फोर्स की वैल्यू होगी वो हायर होगी। तो ये चीज हमने यहाँ पर डिस्कस की। अदरवाइज जो सबका न्यूक्लियर फोर्स है इंटरेक्शन का वो सेम रहता है। फिर थोड़े से कुछ वर्ड्स लाइक एग्जांपल्स देखे थे हमने, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। फिर हमने बात की थी एएमयू की, एटॉमिक मास यूनिट। उस पर भी हमने बात की कि अगर 1 एएमयू एनर्जी लॉस होगी तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी इक्विवेलेंट। फिर हमने बताया कि यार एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रिलीज कर सकता है अगर एक इलेक्ट्रॉन के जितना मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होगा। फिर हमने मास डिफेक्ट की बात की कि मास डिफेक्ट क्या होता है और वो कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है बाइंडिंग एनर्जी में। तो बाइंडिंग एनर्जी हमने डिस्कस किया। फिर हमने बात की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो स्टेबिलिटी को बताता है। सो स्टेबिलिटी इज बेस्ट मेजर्ड बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, नॉट जस्ट बाय द बाइंडिंग एनर्जी। फिर हमने स्टेबिलिटी देखा और रेडियो एक्टिव डिके का कॉज देखा कि यार जो एटम्स में n/p रेशियो रहता है वो डिफरेंट होने की वजह से वो अनस्टेबल रहते हैं एंड दे decay in the form of certain energy rays like alpha, beta and gamma। तो हमने अल्फा डीके के बारे में बात किया था। अल्फा डीके में क्या होता है यार, 1 अल्फा पार्टिकल की बात करें तो वो क्या है, वो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन। तो बेसिकली 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं किसके न्यूक्लियस में, हीलियम के न्यूक्लियस में। तो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम आल्सो। फिर हमने बात की कि यार ये डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, हीलियम का न्यूक्लियस है, +2 प्रोटॉन है वहां पर, तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट भी होगा। फिर हमने बात की कि किस तरीके से यहाँ पर निकलता है ये। ओके, ये चीज थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वगैरह। ओके, तो ये X जो है ये एक एलिमेंट है और ये Y में कन्वर्ट होता है जब अल्फा डीके के बाद। तो वो एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है, डायरेक्टली Y पे कन्वर्ट नहीं होता है। तो उस इंटरमीडिएट स्टेट के बाद वो एक एटॉमिक स्टेबिलिटी गेन करता है और फिर वो एक एलिमेंट पे आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को भी रहने देते हैं। इसके बाद फिर वो एक स्टेबल एटम पे आता है जिसपे Z मतलब एटॉमिक नंबर में 2 और एटॉमिक मास में 4 का डिफरेंस आ जाता है। और वो 2 और 4 का डिफरेंस कहाँ दिखता है, वो हीलियम के न्यूक्लियस के फॉर्म में, अल्फा के फॉर्म में दिखता है। जब ये एटॉमिक स्टेबिलिटी गेन करता है तो क्या निकलता है वहां पर, गैमा फोटॉन्स निकलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हाँ ठीक है, ये जो है गैमा एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगा। ओके, तो कभी भी कोई भी डिके होता है अल्फा या बीटा, ये कंफर्म है कि वहां पर गैमा डिके होगा ही होगा। फिर हमने बताया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर कभी देखने हैं तो हमें जेड से नहीं देखना होता है, किससे देखना है, हमें एटॉमिक मास से देखना है। ठीक है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 4, डिफरेंस इन एटॉमिक मास, ये हमें बताएगा कि अल्फा पार्टिकल क्या हुआ। ओके, फिर इसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, तो यहाँ पर कितने थे, जेड इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जेड इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने बताया क्या कि किसी भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस में जो सारी चीजें हैं लाइक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। ठीक, तो ये कंफर्म हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कंजर्व रहने चाहिए। लेकिन देखो इसका, इसमें प्रोटॉन तो Z-2 है ना, तो इसका मतलब ये एटम कैसा है,
-2 चार्ज होगा ना, समझ आया नहीं भाई? ये क्लियर है सबको? यहाँ पे Z इलेक्ट्रॉन्स थे बट यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो Z-2 बचा है, तो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पर। हाँ। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है? न्यूक्लियर फिजिक्स में केमिकल चेंजेस को हम ध्यान नहीं देते हैं। मतलब आप देखो, क्या केमिस्ट्री में प्रोटॉन पार्टिसिपेट करता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं सारे केमिकल। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो एकदम अलग है किससे? केमिकल केमिस्ट्री में। केमिकल में पूरा जो है इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। न्यूक्लियर में जो है न्यूक्लियॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में टेंशन नहीं लेते हैं, तो इस एटम को हम न्यूट्रल ही लिख देते हैं। यहाँ पर देखो ना, मैंने -2 किया क्या चार्ज? नहीं किया। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। होता ये है कि ये एटम काइनेटिक एनर्जी गेन करने वाला है एज पर द अल्फा। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कैसे गेन करेगा। तो होता ये है कि इसके पास जब काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, क्लियर, तो इसके पास क्या है? 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, तो जब ये मूव होता है तो जो एयर है उसको ये क्या कर देता है? आयनाइज कर देता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। क्यों? क्योंकि एटम की प्रॉपर्टी है क्या बनना? न्यूट्रल। तो ये एटम न्यूट्रल रहना चाहता है, तो इसलिए एटमॉस्फेयर में क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। इसलिए हम कभी भी इलेक्ट्रॉन का इसमें डिस्कशन नहीं करते अल्फा डीके में कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया। इसलिए हम इसे न्यूट्रल ही दिखाते हैं, क्योंकि ओवर द टाइम जब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी लूज होगी तब तक ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो फिर हमने बात की कि ये एनर्जी आएगी कहाँ से? तो एनर्जी आती है बेटा मास डिफेक्ट से। कितना मास डिफरेंस आ गया? तो मानते हैं कि एक्स के न्यूक्लियस का मास था कुछ, उसमें वाई और अल्फा वाले का मास माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना मास डिफेक्ट आया। फिर मैंने बताया कि ये मास डिफेक्ट को क्या लिख सकते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन दोनों साइड पे सेम है, ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर चले गए, तो हमने उस अकॉर्डिंग इसको एटॉमिक मास के फॉर्मेट में भी लिख दिया कि अगर हमें डेल्टा एम लिखना है तो इधर न्यूक्लियस का मास गिवन है तो कर देंगे, एटॉमिक मास गिवन है तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने अल्फा डीके के बारे में बात किया था। अल्फा डीके हमारा यहाँ पर हो गया था। आज हम स्टार्ट करने वाले थे कि अल्फा डीके में उसको काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलने वाली है। तो यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं हम क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। ओके, नॉट अल्फा डीके, अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल को कैसे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो रेडियो एक्टिव डीके है उसमें जो 2 पार्टिकल है वो मोमेंटम तो कंजर्व करके ही रखते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें, ये एक्स है, एक्स एलिमेंट था और ये रेस्ट पे था, ये किस में कन्वर्ट हुआ है? वाई में और अल्फा में। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा इसे ऐसे कर लेते हैं, एक्स है, ये कन्वर्ट हुआ है किसमें? वाई में और अल्फा पार्टिकल में। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से अल्फा को स्पीड मिली कुछ v1 और इसको स्पीड मिलेगी v2, क्यों? मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यार मोमेंटम कंजर्वेशन याद है ना? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल कितना है? 0। फाइनल क्या हो जाएगा भाई? मास ऑफ y into v2 प्लस मास ऑफ अल्फा into v1। तो बेसिकली डायरेक्ट वे में अगर बात करें तो अल्फा की स्पीड कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ मास ऑफ y ओवर मास ऑफ अल्फा इंटू v2। ठीक है, और वी वाई लिखना शुरू कर देते हैं यार, इनको वी अल्फा एंड वी वाई लिखना शुरू करते हैं, वो बेटर है। तो ये सिचुएशन हो गई।
अच्छा, स्पीड आ गई, हमें क्या चाहिए थी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक। लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पर स्पीड निकाला है आपको, जानबूझ के आपको स्पीड निकाला है क्योंकि स्पीड आपको आगे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कैसे? हमें पता है अल्फा का मास कितना है 4 और वाई का मास कितना है, इसके मास से 4 कम। तो इसका मतलब ये है कि कभी अगर जरूरत पड़ी तो वी अल्फा निकाल सकते हैं। वाई का मास कितना है, अगर मेन पेरेंट जो न्यूक्लियाई है उसका मास क्या था, ए था, जेड एक्स ए, तो इसका मतलब वाई का मास कितना होगा, ए माइनस 4 और डिवाइड बाई अल्फा का मास 4। तो ये V2 थोड़ा सा याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि V2 कितना रहेगा। अगर हमें पेरेंट न्यूक्लियाई पता है, मतलब जिससे अल्फा निकल रहा है, हम तुरंत निकाल सकते हैं कि अल्फा को स्पीड कितनी मिलने वाली है। अल्फा की स्पीड क्लियर है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए हमें? p²/2m। सो काइनेटिक एनर्जी हमें यूज करना चाहिए p²/2m बिकॉज p इज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी सीधा किस पे डिपेंड करेगी, मास पे। हाँ, इनवर्स प्रोपोर्शनल ऑफ मास। तो इसका मतलब अगर मुझे ये लिखना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, दूसरा जो है, तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, मास, मतलब पहले किसका मास, वाई का, हाँ, वाई का अपॉन अल्फा का। या ऐसे लिख लेते हैं पहले, मास ऑफ वाई ओवर मास ऑफ अल्फा, मतलब कितना, a-4/4। तो ये हो गया क्या अपना दूसरा रिलेशन कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब रेशियो के बाद ओरिजिनल पूछ लेता है कि ओरिजिनल कितनी रहेगी। तो आप ये सोचो, फील करना, के अल्फा बाई के वाई अगर मैंने आपको दिया है 2:3, बताओ अगर मेरे पास 50 एनर्जी है तो अल्फा के पास कितनी है, 20। क्या मैथ लगाया हमने, बेसिक मैथ, 50 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। समझ आया सबको? रेशियो वैल्यू कैसे निकालते हैं ये पता है सबको ना? क्या कि अगर ये 2x है, ये 3x है, तो हम क्या डिवाइड करेंगे, 50 को 5x से डिवाइड करेंगे इनटू हमें कितना चाहिए, 2x। समझ आ गया क्या? हाँ। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं फिर, मतलब फाइनल आंसर, ऐसा जरूरत नहीं है पूरा एक्सप्लेन करने की। तो अगर मैं अल्फा की एनर्जी देखूंगा तो अल्फा की एनर्जी क्या हो जाएगी कि अल्फा का रेशियो कितना है, तो कितना है, a-4। तो मैं इस तरीके से करूंगा, q डिवाइडेड बाई टोटल इनटू रेशियो में क्या आ रहा है सामने, a-4। अच्छा, टोटल कितना है, इन दोनों रेशियो को ऐड करोगे तो a-4 प्लस 4 क्या आने वाला है, ए ही आने वाला है ना। तो बेसिकली ये मैं बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी मास के अपोजिट रेशियो में रहेगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा क्या होगी, a-4 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल न्यूक्लियॉन जो पेरेंट मेटल का है। और वाई की एनर्जी कितनी रहेगी, इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ q/a। समझ आया सबको या नहीं, दोनों चीजें? हाँ सर। अच्छा, ये जो रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है, ये एटॉमिक मास बहुत ज्यादा रहने पे मिलती है, 200 से ज्यादा रेंज पे, सॉरी मतलब ए इज नियर अबाउट 200, इस रेंज में आपको देखने को मिलती है। तो आप देख रहे हो ना कि 200 में से 4 करोगे माइनस तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो इससे एक चीज तो पता चल रही है कि अल्फा की काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन वाई। क्लियर? हाँ। तो मुझे लगता है काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। परसेंटेज अगर देखना है तो कैसे देख सकते हैं, यही a-4/a से ही, ये इनडायरेक्टली परसेंटेज ही है। बताए अल्फा की काइनेटिक एनर्जी को लेके किसी को कोई डाउट, प्रॉब्लम? फिर से पूछता हूँ, क्यों कहाँ से आएगा ये बताओ।
वो मास का जितना लॉस हुआ है इनटू 931.5। एग्जैक्टली सो Q इज टोटल एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू मास डिफेक्ट, मतलब ये टोटल उसकी एक्चुअल एनर्जी है और उस फॉर्मेट में वहां पर काम आएगी। ठीक है, तो देखो KY क्या है, काफी स्लो है, बट बेटा ये जो स्लो दिख रहा है ना, ये भी काफी ज्यादा ही होता है। ठीक, ये स्लो भी काफी ज्यादा होता है। और जो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी होती है वो नियरली किस रेंज में होती है, ये जो नियरली होती है, ये मतलब ऐसा याद करने की जरूरत नहीं, बट एक आइडिया ले सकते हो, 3 to 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में रहती है। क्लियर, रेंज जो हाँ होती है इसकी, तो वो थोड़ा सा माइंड में रखना है, क्योंकि आगे थोड़ा कंपैरिजन मैं बताऊंगा बीटा के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड में रखना रहता है। क्लियर? हाँ सर। अच्छा, किसी को और इसमें कोई डाउट अल्फा में? नहीं। ओके चलो, तो नेक्स्ट है बीटा डीके। देखें, तो बीटा डीके यार दो टाइप का होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें बीटा डीके की, तो जो बीटा डीके है वो यूजुअली दो टाइप कौन कौन से रहेगा। नंबर 1, एक होता है पॉजिटिव बीटा डीके, और एक मिनट पहले नेगेटिव वाला देखेंगे। एक होता है बीटा नेगेटिव डीके और एक होता है बीटा पॉजिटिव डीके। ठीक है, अब बीटा नेगेटिव जो है, बीटा नेगेटिव जो डीके है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। बीटा नेगेटिव का टर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है, related to the emission of electrons। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन के एमिशन से रिलेटेड है। और जो बीटा पॉजिटिव डीके है वो इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव पार्ट से रिलेटेड है, सो रिलेटेड टू द एमिशन ऑफ, इलेक्ट्रॉन का जो पॉजिटिव पार्टिकल है उसे हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, सो इट इज रिलेटेड टू द एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन। ओके, पॉजिट्रॉन मतलब ई प्लस होता है वो। अच्छा, एक चीज समझना है कि ये पॉजिट्रॉन को बीटा पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव को बीटा नेगेटिव बोलते हैं, इसलिए इसको पॉजिट्रॉन को पॉजिटिव बोलने लगे। लेकिन अगर कभी बोले सिर्फ बीटा डीके, तो यार ये याद रखना है, यूजुअली इफ नथिंग मेंशन्ड then beta decay means negative beta decay। क्लियर? तो अगर कुछ भी नहीं बोला है तो हमेशा क्या कंसीडर करना है, तो अभी मेरे से आके कोई ये नहीं पूछेगा सर इसमें दिया नहीं है पॉजिटिव बीटा है या नेगेटिव बीटा है, तो क्या एज्यूम करना है, हमेशा क्या एज्यूम करना है, नेगेटिव। नेगेटिव बीटा। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये सबसे ज्यादा होता है, ये बिल्कुल नेगेटिव बीटा डीके होता ही होता रहता है। तो जब मैं कभी भी बोलूंगा कि कितने बीटा पार्टिकल निकल गए, तो बीटा पार्टिकल मतलब समझ जाना किन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो अगर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, नेगेटिव भी नहीं लिख रहा हूँ, सो बीटा पार्टिकल अगर मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज बीटा पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन्स नॉट पॉजिट्रॉन्स।
ओके, तो इसलिए हमें कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ बीटा डीके बोला है, तो मतलब हमें बीटा नेगेटिव डीके ही समझ लेना है। ठीक है, तो पहले बीटा नेगेटिव से ही शुरू करते हैं, यही हमारा इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं बीटा नेगेटिव डीके। ओके, तो ये चीज मैंने बताया था कि बीटा नेगेटिव डीके, और बेटा ये पूछा जाता है इसलिए ये याद रखना है अच्छे से कि बीटा नेगेटिव डीके सबसे ज्यादा फेवरेबल है कब देखने को मिलता है आपको, व्हेन जो n बाई पी रेशियो मैंने बताया था आपको, व्हेन n बाई पी, और p को नंबर ऑफ प्रोटॉन को z से भी लिख सकते हैं, तो n बाई जेड रेशियो क्या है, 1.6 से अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, काफी ज्यादा है देन प्रोटॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन का एक्सेस होने लग जाता है। बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन का एक्सेस होने लगेगा तो क्या होगा, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोटॉन में, और बैलेंस करेगा रेशियो को। बात समझ में आई, तो किसमें कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन विल कन्वर्ट इन प्रोटॉन, सो न्यूट्रॉन बीटा नेगेटिव डीके में क्या होने वाला है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन। ये बात समझ में आ गई सबको। तो यार ये हाँ बताओ, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है, जीरो, प्रोटॉन पे प्लस, तो काम बनेगा क्या, चार्ज कंजर्व रहा क्या, नहीं नहीं, तो इसका नहीं। मतलब यहाँ पे एक और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आना पड़ेगा, और ये नेगेटिव ही कौन है, इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन है ये, इसको बोलते हैं बीटा डीके, बीटा। ठीक है, तो बीटा किस सिनेरियो में आता है, जब n बाई जेड बढ़ जाता है तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है इंटरनली प्रोटॉन में, और वहां पे बन जाता है क्या हमारा, बीटा डीके, मतलब एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन में प्लस एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में, साथ में इसके एक और पार्टिकल आता है ये। तो देखें, तो ये अपना हो गई क्या, इक्वेशन कि व्हाट हैपेंस इन बीटा नेगेटिव डीके। मुझे लगता है सबको क्लियर कि क्या हो रहा है बीटा नेगेटिव डीके में, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, और क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और इसी को क्या बोलते हैं, बीटा नेगेटिव। और ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ में, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये पार्ट है, तो बीटा नेगेटिव समझ आया। अच्छा, हाँ अब देखें इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा, तो चेक कर लेते हैं यार। सपोज एक एक्स है, एटॉमिक मास ए है, ये जेड है, अब ये कन्वर्ट हुआ, इसने क्या किया, बीटा डीके। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ बीटा डीके लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, बीटा नेगेटिव डीके। जानबूझ के मैं बीटा नेगेटिव नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ बीटा डीके लिख रहा हूँ, मतलब यही है हमारा। अच्छा, अब इसके बाद लेट्स से वाई आया, तो बीटा नेगेटिव में क्या हुआ, एक प्रोटॉन कम हो गया है ना, सॉरी, एक न्यूट्रॉन कम हो गया और प्रोटॉन बढ़ गया। बड़े तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज तो एक बढ़ गया, बट मास में कोई फर्क आया क्या, नहीं। नहीं, नहीं क्यों, क्योंकि एक न्यूट्रॉन गया तो एक प्रोटॉन आया ना, दोनों का मास नियरली क्या है, सेम। तो इसका मतलब ये होगा कि y में a का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक और चीज, अभी ये अनस्टेबल बनेगा, फिर बाद में स्टेबल होगा तो क्या निकालेगा, एक गैमा। गैमा फोटोन निकलेगा। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया यहाँ पर, वाई ए बचेगा प्लस बीटा नेगेटिव बचेगा और प्लस एंटी न्यूट्रिनो आएगा और प्लस एनर्जी आएगी। क्वेश्चन क्लियर सबको, हाँ ओके। तो इसमें यार देखो कि समझाया था ना मैंने कि अल्फा में ए कम होता है, बीटा में ए कम हो रहा है क्या, नहीं नहीं, तो इसका मतलब बेस्ट है कि नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल अगर चेक करना है तो बेस्ट क्या होगा कि देख लो कि एटॉमिक नंबर कितना बढ़ गया है। समझ आया, सो जेड ऑफ वाई माइनस जेड ऑफ एक्स ओवर वन, मतलब वन का कोई मतलब ही नहीं, समझा। हाँ तो जितना एटॉमिक नंबर डिफरेंस आया है उतना, लेकिन ये कब करेंगे,
अल्फा के चेक करने के बाद अगर ए में चेंज हुआ है इसका मतलब वहां पर अल्फा है। ये याद रहेगा ना, अगर ए में चेंज हुआ है इसका मतलब वहां पर अल्फा है। भाई क्लियर यहाँ पे सबको? हाँ सर। ओके गुड। तो बीटा डिके हमारा समझ में आया, हमें नंबर ऑफ बीटा भी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एनर्जी की बात कर लेते हैं, मास डिफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी की बात करते हैं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। एनर्जी क्या हो जाती है? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट कैसे लिखेंगे? एक्स का मास ज्यादा था न्यूक्लियस का, माइनस कितना यहाँ पर जनरेट हुआ, ये आया और बीटा आया, दो लोग आए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ बीटा। यार ये बीटा मतलब क्या है, किसका मास है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ही मास है। तो ये थोड़ा सा हमारे काम में कम आता है। इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज नहीं हो पाता। न्यूक्लियस यूजुअली अगर नहीं दिया है तो फिर क्या करेंगे? ये समझ आया कि मैंने स्मॉल एम किसके लिए यूज किया है हमेशा? मास ऑफ न्यूक्लियस के लिए। क्लियर? और कैपिटल एम किसके लिए? एटॉमिक मास के लिए। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंजेस चेक करना पड़ेगा। क्या कि अगर मुझे एक्स के न्यूक्लियस का मास चाहिए तो मुझे एक्स के मॉलिक्यूलर मास से कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? जेड इलेक्ट्रॉन्स, वो माइनस करने पड़ेंगे। समझ आया सबको? हाँ। ओके माइनस। अब मुझे वाई का भी लिखना है, तो मुझे वाई पे भी इलेक्ट्रॉन माइनस करने पड़ेंगे। सो मास ऑफ वाई माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है वाई के पास? Z+1। Z+1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। माइनस क्या रहेगा? एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो यहाँ पर आया। सो मास ऑफ बीटा मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम सॉल्व करें मैथमेटिकली तो Z माइनस 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 कितना हो जाएगा? प्लस Z, और माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा? प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। सीधा आंसर क्या आ गया? अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप एटॉमिक मास ऑफ एक्स माइनस एटॉमिक मास ऑफ वाई कर सकते हैं। ओके हाँ। वहां पर क्या था, वहां पर भी हम एटॉमिक मासेस माइनस कर सकते हैं। तो अल्फा डीके में भी एटॉमिक मासेस माइनस कर सकते हैं, और यहाँ पर बीटा डीके में भी हम डायरेक्टली एटॉमिक मासेस माइनस कर सकते हैं। वहां पे क्या था, हीलियम का मास होता है, काफी होता है कंपेरेबल, तो वहां पे क्या था? मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ हीलियम। ओके, और यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक्स और वाई, क्योंकि बीटा का उतना खास होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन है वो। एनर्जी में कोई डाउट किसी को? बताया यार, एनर्जी निकालने में किसी को डाउट बीटा की? नहीं सर। ओके गुड। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बात की काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, यहाँ पे हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा, और मतलब बहुत ही क्लास और क्वालिटी क्वेश्चन है ये। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये अल्फा तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या हमारे पास क्यू एनर्जी थी, किसे किसे एनर्जी मिलने वाली है? काइनेटिक एनर्जी वाई को मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी अल्फा को मिलेगी, सॉरी बीटा को मिलेगी, और काइनेटिक एनर्जी और किसे, एक कहाँ गया वो, एंटी न्यूट्रिनो, इन तीनों को मिलेगी। अब ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो मैथमेटिकल था या लॉजिकल था। इसकी जो एंटी न्यूट्रिनो की काइनेटिक एनर्जी है उसकी कितनी रहती है? बहुत ही कम। ओके, सो इट गेट्स नियरली zero kinetic energy.
डन। अच्छा, फिर बात आती है कि अगर हम बात करें तो रेशियो मास के फॉर्मेट में रहता है फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन। सो फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन क्या रेशियो आता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा विल बी बीटा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई विल बी मास ऑफ वाई और मास ऑफ बीटा। बीटा मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ये न्यूक्लियस के मास तो बहुत ज्यादा होंगे ना। हाँ So because mass of y is much larger than mass of beta, तो इसका मतलब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा इज मच हायर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। समझ आया क्या? तो इसका मतलब ये जो पूरी एनर्जी है वो नियरली किसको मिल जाती है? बीटा पर। बीटा को। तो इसलिए बीटा बहुत ही हाई रेंज मतलब हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ओके। हाँ सर। तो जो इनकी स्पीड होती है मतलब ये मान सकते हैं कि नियरली लाइट की स्पीड के आसपास में ही रहते हैं। ठीक है, मतलब 10⁻⁶ के रेंज में, 7 के रेंज में रहते हैं, मतलब बहुत ही पास में। तो इसका मतलब क्या होगा? बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी है। तो ये बोलेंगे यहाँ पर कि वो जो Q है, Q ये पूरा ही नियरली काइनेटिक एनर्जी किसको दे देता है? बीटा बीटा को। को। तो ये बात है, पूरी एनर्जी लगभग बीटा को मिल जाती है। दैट्स वाई सो दैट्स वाई द स्पीड ऑफ बीटा is approximately 3 into 10⁸ नॉट इक्वल, अप्रोक्सीमेट रेंज में आती है। डन। हाँ अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात मतलब हाई क्वालिटी बात क्या कि ये जो बीटा है ना ये स्पेक्ट्रम के फॉर्मेट में आता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो लेट से एक एटम है, एक एटम मतलब एक लेट से 1 ग्राम लिया उसमें, उसमें 10⁻, लेट से 25 एटम्स हैं। हर एटम इस तरह बीटा निकाल रहा है ना। हाँ तो सारा एटम इस तरीके से बीटा नहीं निकालता कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मेट में निकलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है कि जो बीटा एमिशन होता है ये नंबर ऑफ बीटा, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, और ये लेट से एनर्जी है। तो सारे पार्टिकल मैक्सिमम एनर्जी नहीं कैरी करते हैं, कुछ पार्टिकल ही कैरी करते हैं। तो ये ग्राफ आता है कुछ ऐसा। आई गेस आप जानते हैं इस ग्राफ को। ये क्या कौन सा ग्राफ है? मैक्सवेल। नहीं, हाँ या एग्जैक्टली मैक्सवेल्स एमिशन स्पेक्ट्रम जो आता है एग्जैक्ट वैसा ही ग्राफ रहता है बीटा को। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि बीटा की एनर्जी ज्यादा रहेगी ये ठीक है, बट क्या ऐसे बोल देंगे क्या कि मतलब बीटा की हमेशा सारे बीटा कितनी रहेगी? क्या नहीं। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा नॉट all the beta have max kinetic energy. The range is 0 to 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझा? अच्छा यार ये बताओ कोई कि यार अल्फा की भी तो लगभग इतनी ही थी ना, तो फिर बीटा को इतना क्यों मतलब ज्यादा वो मिलता है स्पीड? बताएं। सर वो लाइट है इसलिए। लाइट है या अच्छा ओके मास कम है, लाइट मतलब हाँ हाँ यस
मास उसका काफी कम है एज कंपेयर टू अल्फा, इसलिए वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है अल्फा के रेंज में। तो मास में डिफरेंस बताएं, लगभग कितना, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 10 टू द पावर 31 और वो रहता है 10 टू द पावर -27। तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट मतलब 10 टू द पावर 2 का डिफरेंस आ जाता है दोनों की स्पीड में। तो अल्फा की स्पीड नियरली 10 टू द पावर 6 के रेंज में रहती है और इसकी स्पीड नियरली 10 टू द पावर 8 के रेंज में रहती है। ठीक है, चले तो यार ये बताओ, बीटा समझ आ गया भाई सबको? हाँ सर। बीटा ओके, नेक्स्ट देखें। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना कि मतलब बीटा ऐसा फिक्स उसकी तरह नहीं करते हैं, हम पेयर वाइज रहते हैं। तो ये रिवाइज करना पड़ेगा। आप सोचो कि मतलब एक बार में ऐसा एकदम आप थॉरो हो जाओ, ऐसा नहीं रहेगा। एक दो बार आपको न्यूक्लियर फिजिक्स बार बार रिवाइज करके रखनी पड़ेगी, तब थोड़ा सा काम बनेगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर, बीटा नेगेटिव डिके। इस पे कुछ खास ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है बीटा नेगेटिव डिके में, सॉरी बीटा पॉजिटिव डिके में। ओके, बीटा पॉजिटिव मतलब क्या है? बीटा पॉजिटिव तब रहता है व्हेन n/p रेशियो जस्ट कम है किससे, 1.6 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस केस में क्या होता है कि ये कम है तो 1.6 में स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो क्या करेगा कि ये वैल्यू कम है मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, तो प्रोटॉन क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस केस में अच्छी बात क्या हो रही है कि प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, न्यूट्रॉन में, टू बैलेंस दिस रेशियो। तो अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो चार्ज का प्रॉब्लम आ जाएगा ना, इधर प्लस है इधर कुछ नहीं है, तो इधर पे कोई तो एक प्लस चार्ज आना चाहिए। समझ आया सबको क्या हो रहा है? हाँ। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी इक्वेशन लिखो तो क्या होगा, प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है एक न्यूट्रॉन में, बट चार्ज बैलेंस करने के लिए एक पॉजिट्रॉन भी निकलेगा, और पॉजिट्रॉन निकलता है तो उसके साथ में एक न्यूट्रिनो निकलता है, न्यू से बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसे। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया आप लोग को। तो ये अपना हो गया प्रोटॉन, ये अपना न्यूट्रॉन, और ये अपना हो गया बीटा पॉजिटिव, इसे बोलते हैं पॉजिट्रॉन, बीटा पॉजिटिव, ये अपना हो गया न्यूट्रिनो। सेम चीज इसमें भी होती है, और थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, क्या कि अगर एक एक्स एलिमेंट है और उससे बीटा डिके हो रहा है, तो बीटा डिके मतलब नेगेटिव ही समझना है। अगर ये बीटा हो पॉजिटिव है तो लिखेगा क्या कि अगर बीटा पॉजिटिव डिके हो रहा है, ओके, ये जस्ट बीटा पॉजिटिव डिके अगर हो रहा है तो क्या सिचुएशन रहेगी। सो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव में क्या हो रहा है, प्रोटॉन एक चला जा रहा है, तो मतलब z क्या हो जाएगा, -1 हो गया यार। ठीक है, बाकी तो अपन लिख देते हैं कि एक पॉजिट्रॉन निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बीटा पॉजिटिव, और प्लस एक न्यूट्रिनो प्लस हीट। ठीक है, तो ये अपनी हो गई क्या इक्वेशन, रेडियो एक्टिविटी की इक्वेशन की डिके किस तरीके से हो रहा है बीटा पॉजिटिव वाला। तो ये हो गया अपना बीटा पॉजिटिव डिके। अब नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन अगर निकालने हैं तो मुझे लगता है क्लियर है यार, नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन y कम हो गया ना, इसका मतलब z ऑफ x माइनस z ऑफ y, तो नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन भी निकाल सकते हैं। ओके, सर ये बीटा, पॉजिट्रॉन कहाँ यूज होते हैं? यार ये अच्छी बात है, पॉजिट्रॉन कहीं पे यूज नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये बीटा पॉजिटिव सिर्फ स्टेबिलिटी डिके, बहुत ही रेयर डिके देखने को मिलता है। ओके, तो इसलिए मतलब नेचुरली ज़्यादा किसी पे ऐसा 1/6 जस्ट कम हो ऐसा नहीं रहता है कि स्टेबिलिटी गेन करे,
तो बीटा पॉजिटिव डिके तो देखने को कम मिलता है। सबसे ज्यादा नेचुरली कॉज्ड क्या रहता है, अल्फा और बीटा डिके। और जब मैं सिर्फ बीटा बोल रहा हूँ मतलब बीटा नेगेटिव है मेरा मीनिंग। ओके, तो हाँ ये है। अच्छा, इनका मैं अभी काम बताता हूँ, मतलब ऐसा कुछ काम नहीं है, इट इज लाइक कि कुछ कॉन्सेप्ट्स है, मतलब बहुत सारी वेग थ्योरीज है, ऐसा कुछ किसी का प्रूव नहीं है, बट ये बोलते हैं कि इट इज लाइक एंटी मैटर। मतलब जैसे मास होता है ना, मास, तो मास को हम ऐसा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं कि लेट से पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव मास है। मतलब ये बोला गया कि ये जब यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि जब एटम्स आए, क्लियर, तो एटम्स में इलेक्ट्रॉन आया ना, तो इलेक्ट्रॉन का कोई एक पेयर जरूर रहा होगा पॉजिटिव, ठीक। अब वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये पॉजिटिव वापस से इस नेगेटिव से मिल गया तो फिर से मास खत्म हो सकता है, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ मास। तो ये थ्योरीज है, इनमें कुछ ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं है, इसलिए 12th के सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, हाँ हाँ, तो हम अगर बोल रहे हैं कि इस यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे कि इस यूनिवर्स में पॉजिटिव भी रहेगा, जिसको हम बोलते हैं एंटी मैटर। तो चाहिए तो मैं साइड में यहाँ पे लिख लेता हूँ कि पॉजिट्रॉन एक टाइप का एंटी मैटर क्रिएट करता है। पॉजिट्रॉन को एंटी मैटर भी बोलते हैं। ओके, और थ्योरी क्या है, इस पे बेस्ड थ्योरी भी है, चलो वो भी थोड़ा सा लिखा देता हूँ क्योंकि कभी कभी वो वर्ड पूछ लेता है। अच्छा एक मिनट, उससे पहले इसकी एनर्जी लिख देते हैं, बीटा पॉजिटिव डिके की पहले एनर्जी लिख देते हैं। क्यू अपना कैसा हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्यू क्या हो रहा है, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई प्लस, और कौन निकल रहा है हमारा, पॉजिट्रॉन। ओके, तो मास तो उसका इलेक्ट्रॉन जैसा ही होगा ना, सी स्क्वायर। तो ये हो गया कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिल रहा है, ठीक है। हाँ ये एनर्जी हो गया। दूसरा फॉर्मेट क्या है कि इसे इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में भी अगर कन्वर्ट करें, मतलब न्यूक्लियस के मास के फॉर्मेट में, सो एम मास, एटॉमिक मास ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका मास माइनस कर दें, माइनस वही चीज वाई के साथ होगी, वाई, लेकिन वाई क्या बन गया, जेड माइनस वन हो गया है, सो वाई हो गया जेड माइनस वन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, माइनस एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही। ओके, तो ये पूरी सिचुएशन हो गई इंटू सी स्क्वायर। इसे थोड़ा सा हम अगर सॉल्व करें तो देखने को क्या मिल जाएगा, मौलिक एटॉमिक मास ऑफ एक्स माइनस जेड इंटू, या लेट से अलग कर लेते हैं, पहले मास ऑफ वाई लिख लेते हैं, माइनस जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये माइनस माइनस इसे क्या कर देगा, प्लस, प्लस जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस, और ये प्लस वापस से इस माइनस से मिलके माइनस, और ये एक माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन था ही। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस आता है क्यू को निकालने में। क्यू को सॉल्व करने में क्या माइन्यूट डिफरेंस आ जाता है, एम एक्स माइनस एम वाई। ये इनके एटॉमिक मास हम पहले कर भी रहे थे, सिर्फ पॉजिट्रॉन के केस में क्या आ जाता है, दो एक्स्ट्रा आपको इलेक्ट्रॉन का मास कंसिडर करना पड़ता है। सर वो प्लस एम ही हो जाएगा ना, नहीं, माइनस एम ही होगा ना, वो अंदर माइनस है तो बाहर का माइनस माइनस प्लस। ये माइनस वन है ना, सो ये माइनस क्या बनाएंगे, वो प्लस, नहीं, और फिर ये सेकंड वाला, वो लास्ट वाला जो माइनस एम। ओके ओके, हाँ हाँ, तो ये वाला तो माइनस ही होगा ना, ये माइनस है, इन दोनों को मिला के है ना लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो ये भी माइनस और ये भी दोनों ही माइनस रहेंगे ना। सर वो नीचे जो माइनस एम ई लिखा है ना, तो वो हाँ सेकंड वाला जो एम ई है ना, वो जो हाँ, ऑलरेडी माइनस एम ई है ना, तो बाहर का माइनस और वो माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। इस वाले की बात कर रहे हो, नहीं, उसके राइट साइड में जो एम ई लिखा है ना, ये वाला, हाँ वो प्लस हो जाएगा ना। वो प्लस, वो ऑलरेडी मैंने अलग अलग माइनस कर लिया, मैंने एम वाई का अलग कर लिया और एम ई का अलग कर लिया,
ये एक एंटिटी हाँ, बन हाँ, गई है okay. और ये एक एंटिटी बन गई है, हाँ, okay, sorry. ठीक है। तो ये हो गया इंटू सी स्क्वायर। मतलब मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि अल्फा और बीटा में कुछ फर्क पड़ता है क्या, कि अगर आप न्यूक्लियर मास की जगह मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास ले लो, नहीं, अरे लिया ना हमने x माइनस और माइनस वाई माइनस हीलियम, हाँ ठीक है। बीटा पॉजिटिव में पूछा, मतलब बीटा पॉजिटिव में फर्क पड़ेगा, इसलिए एग्जाम में भी बीटा पॉजिटिव ज्यादा कभी आता नहीं है। फिर भी मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, बट अभी तक ऐसा एग्जाम में बीटा पॉजिटिव ज्यादा कभी नहीं पूछा गया, कि क्योंकि उसमें हम मॉलिक्यूलर मास अगर यूज करें तो 2 इलेक्ट्रॉन का भी मास हमें वहां पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एग्जैक्ट निकालने के लिए सी। बाकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सेम ऐसा रहेगा, लिखाने की फिर से जरूरत नहीं है, समझ आया सबको। हाँ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल, मतलब इलेक्ट्रॉन ही समझो यार उसे, पॉजिट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ही समझना है। अच्छा हाँ, मैं अभी क्या बता रहा था कि वो कॉन्सेप्ट कि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एग्जैक्टली क्या बोला गया कि एनर्जी जब मास में कन्वर्ट हुई, मतलब फर्स्ट थ्योरी, तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो रहेंगे ही इस सिस्टम में, तो अगर वो चाहें तो दोनों को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं हम क्या, पेयर प्रोडक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीख लेते हैं, क्या, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिलेशन। पेयर प्रोडक्शन एंड ओके। इसका मीनिंग क्या है कि एक पेयर कैसे प्रोड्यूस हो सकता है और एक पेयर कैसे टर्मिनेट हो सकता है, वो चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। मतलब पेयर प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि अगर सपोज कोई मैटर है एक्स, ठीक है, इस पर अगर हम एक गैमा फोटोन इंटर हिट करता है, मतलब एक गैमा फोटोन मतलब एच न्यू उसका क्या होगा, हाई होगा, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि एक पेयर प्रोड्यूस हो सकता है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल सकता है और यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन निकल सकता है, मतलब साथ में ही आपको बीटा नेगेटिव भी देखने को मिलता है और साथ में आपको बीटा पॉजिटिव भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब एक न्यूक्लियस से ये दोनों चीजें ऐसा लग रहा है कि क्रिएट हो गई हैं, तो इस चीज को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर दिया, मास क्रिएट हो गया। तो मास क्रिएट कहाँ से हुआ, इस गैमा फोटोन के, हाई एनर्जी फोटोन की एनर्जी से रिलीज हुआ, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, पेयर प्रोडक्शन। अच्छा किसी को याद है, मैंने बताया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना है या एक इलेक्ट्रॉन जितना मास डिस्ट्रॉय होता है तो कितनी एनर्जी यूज होती है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। हाँ 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं बात करूं कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड, ओके, तो एनर्जी रिक्वायर्ड इसके लिए जो चाहिए होगी फोटोन के लिए, वो 2 टाइम्स ऑफ वो इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एग्जैक्ट वैल्यू रहती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक पेयर प्रोड्यूस करना है तो हमें 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन चाहिए होगा। क्लियर। अगर अगर एनर्जी इससे कम है तो फिर वो फोटोन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरेट नहीं करेगा, वो क्या करने लग जाएगा, फोटोन कॉम्पटन इफेक्ट करने लग जाएगा। तो अगर गामा से कम है मतलब क्या है, वो एक्सरेज है, तो कौन सा इफेक्ट करेगा, कॉम्पटन इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो पेयर प्रोडक्शन कब होता है, जब एक हाई एनर्जी फोटोन, पेयर प्रोडक्शन occurs when a high energy photon
photon, high energy photon मतलब energy is greater than 1.02 mega electron volt. ये photon hits it hits the nucleus of heavy metal ओके अच्छा, अगर एनर्जी इससे कम है तो इफ एनर्जी इज लेस देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो लेट से क्या है, गैमा की जगह क्या है, ये एक्स रेज है, सो पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा, उसकी जगह पर क्या होगा, नो पेयर प्रोडक्शन, उसकी जगह पर क्या होगा, कॉम्पटन इफेक्ट, सो नो पेयर प्रोडक्शन, उसकी जगह पर क्या होगा, कॉम्पटन इफेक्ट। इंस्टेड कॉम्पटन इफेक्ट। और अगर काफी कम है, एनर्जी काफी कम है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, मतलब और कोई रेज है एक्सरे से भी कम, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, मतलब इतनी दूर भी नहीं, यूवी तक काफी है, तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट है या स्मॉल एक्सरेज है, सॉफ्ट एक्सरेज या फिर अल्ट्रावायलेट है, तो क्या होता है, कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, अगर और भी कम है बताओ, इससे कम में, एक्सरेज से कम में, विजिबल। नहीं, ये चीज नहीं, अगर ऐसा रहेगा तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, जब मेटल पे एक्सरेज पड़ती हैं तो हमने देखा कि कॉम्पटन इफेक्ट देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे किसी एंगल पे निकलता है, लेकिन थोड़ा नॉर्मल रेंज की अगर लाइट पड़ेगी लाइक अल्ट्रावायलेट वगैरह, क्या देखने को मिलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या देखने को मिलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को, नहीं। ओके, अभी सेम चीज है पेयर इनहेलेशन। पेयर इनहेलेशन सिर्फ एक थ्योरेटिकल पार्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे तो क्या होगा, वो बेसिकली मास को क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जस्ट थ्योरी है क्या, कि अगर जरूरत पड़ी तो एक बीटा पार्टिकल जो पॉजिटिव बीटा है, बीटा पॉजिटिव 1 पॉजिटिव बीटा प्लस 1 बीटा नेगेटिव, ये मिलके क्या बना देंगे, एक फोटोन, मतलब एनर्जी रिलीज कर देंगे और खत्म हो जाएंगे। ठीक, अब अच्छी बात यह कि एक फोटोन नहीं निकालेंगे, हमेशा कितने निकालते हैं, ये 2 फोटॉन्स। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस फोटोन की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, मतलब 2 फोटॉन्स की 2 टाइम्स ऑफ एच न्यू। ओके, ये चीज याद रखना है कि 2 फोटॉन वो रिलीज करते हैं, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एच न्यू, न्यू एनर्जी का फोटोन वहां पर निकलेगा यहाँ पर, क्लियर। और टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी, मतलब एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेयर प्रोडक्शन के लिए आपको कितने एनर्जी का फोटोन चाहिए, 1.02, लेकिन जब पेयर एनालिसिस होगा तब 2 फोटोन निकलते हैं 0.51 के। ओके, हाँ। so this is called pair annihilation. Electron and
positron combine together to release 2 photons. ओके चले, तो ये था थोड़ा सा बीच में मैंने इस चीज को समझा दिया, पेयर एनिहिलेशन पेयर प्रोडक्शन की 2 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हम वहां पर जनरेट कर सकते हैं। तो ये था बीटा डीके के बारे में, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव का क्या पॉइंट था। बीटा के बाद कौन सा डीके बचा हमारा, गामा। ठीक है, तो गामा डीके में उतना कुछ खास मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। गामा डीके क्या है, मतलब समझाया ये मैंने कब होता है, लिख लेते हैं गामा डीके। ओके, तो गामा डीके क्या है बताएं, अभी कब होता है गामा डीके मेजरली, अल्फा डीके। किसी भी डीके के बाद, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस में ये काम आता है। तो पहली बात तो ये समझनी है, लाइक अल्फा और बीटा पॉजिटिव नेगेटिव थे ना, तो ये पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं है, क्लियर। सो दीज आर नॉट particles, instead they are high energy photons, clear। हाँ हाँ, सो इसलिए क्या होता है, हाई एनर्जी फोटॉन्स है, दैट्स वाई इनका चार्ज क्या है, न्यूट्रल, दैट्स वाई दे आर न्यूट्रल। तो न्यूट्रल है तो बाकी सारी प्रॉपर्टी काम आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इन सब में डेविएट नहीं होंगे। ठीक, जो ये फोटोन है ये सारा किसी भी डीके के बाद ये फोटोन मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब दे और these photons are released after each alpha और बीटा डीके। तो ये बात सबको समझ आई, याद रहेगा कि ये जो फोटोन है ये किसी भी अल्फा या बीटा डीके के बाद निकलेंगे ही निकलेंगे टू मेक न्यूक्लियस और टू ब्रिंग nucleus in more stable state। ओके, तो इसका मतलब मैं सिंपल वर्ड्स पे लिख सकता हूँ, सपोज एक एक्स है, एक्स एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा, कोई तो एक डिके होगा, वो कोई सा भी डिके हो सकता है, तो यहाँ पर लिख देंगे रेडियो एक्टिव डिके, डिके कोई सा भी डिके होगा अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होगी कि एक न्यूक्लियस जो चेंज होने वाला है ये वाई, तो वाई कैसे स्टेट में आता है, एक इंटरमीडिएट स्टेट में आता है, ये अपनी क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ न्यूक्लियस, और ये अनस्टेबल होती है, तो इसलिए ये क्या गेन करता है, एक स्टेबल स्टेट गेन करता है। ओके, तो ये एक स्टेबल स्टेट होती है, स्टेबल न्यूक्लियस। तो अगर स्टेबल न्यूक्लियस होता है तो ये क्या जनरेट करता है, गामा रेज। डन। हाँ तो ये जनरेशन हो गया गामा रेज का। तो एक पैटर्न हो गया कि गामा रेज हर टाइम पे जनरेट होंगी ही होंगी, इसमें किसी को कोई डाउट, गामा रेज कब जनरेट होती हैं, किसी भी डीके के बाद में होती ही हैं। ठीक है, अच्छा
एक इसका स्पेशल केस भी है, कब और देखने को मिल सकता है, तो और देखने को मिलता है आपको ये के कैप्चर के टाइम पे। किसी ने सुना है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर? के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो ये याद रखना है कि ये गामा डीके से रिलेटेड है। अगर कभी पूछ लिया जाता है कि किससे के कैप्चर किससे रिलेटेड है, तो ये बेसिकली गामा डीके से रिलेटेड है। टू गामा डीके, ओके, तो इट इज रिलेटेड टू गामा डीके। अब देखें कि के कैप्चर मतलब क्या है। क्या होता है जब न्यूक्लियस बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाए, मतलब क्या हो जाए, प्रोटॉन काफी ज्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा हो जाए अगर, तो के कैप्चर आपको स्मॉल न्यूक्लियस में देखने को ही नहीं मिलेगा। कब देखने को मिलेगा, जब पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा हो। तो ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से क्या करता है, प्रोटॉन को कन्वर्ट होना पड़ जाता है किसमें, न्यूट्रॉन में। सो व्हेन न्यूक्लियस is having high positive charge, पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन, तो ये क्या करता है, उस चार्ज को बैलेंस करने का ट्राई करता है। तो अब बैलेंस करने के लिए क्या है कि एक तो मैंने बताया क्या कि प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाए, न्यूट्रॉन में। अच्छा, प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाए न्यूट्रॉन में तो क्या निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन। अरे ये, ठीक है, तो इधर पे पॉजिटिव चार्ज था, इधर पे चार्ज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए ना, क्या निकालेगा, पॉजिट्रॉन। अब मैंने क्या समझाया था, क्या बीटा पॉजिटिव डीके ऐसा जेन्यून है क्या, बहुत होता है क्या, नहीं, बीटा पॉजिटिव डीके बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। उसकी जगह पे ये सिनेरियो देखने को मिलता है जो हम अभी समझा रहे हैं, क्या कि इंस्टेड ऑफ फेवरेबल इंस्टेड ऑफ दिस p conversion to n and e positive plus neutrino, व्हाट इज द फेवरेबल सिचुएशन कि ये p अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। इतना ज्यादा पॉजिटिव होता है कि ये, अगर हम दो इसमें सेल बना दें जस्ट टू रिप्रेजेंट की सेल है ये, तो ये सिनेरियो हो गई, ये हो गई के शेल और ये हो गई एल लाइकवाइज। तो ये क्या करता है, के पे जो इलेक्ट्रॉन है, के पे जो इलेक्ट्रॉन है उसी को कैप्चर कर लेता है। समझ आया, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब, के कैप्चर का मतलब ये है कि इसको ये कैप्चर कर लेता है, तो इस चीज को हम बोलते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये हो गया के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये कब होगा, जब ये हाई एटॉमिक मास, वेरी हाई एटॉमिक मास में ही देखने को आपको मिलेगा। तो इस सिचुएशन की जगह, ये होने की जगह क्या होता है, एक प्रोटॉन किससे मिल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन से, तो अब प्लस और माइनस काम बन गया ना, चार्ज बैलेंस हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक न्यूट्रॉन में। अब यहां पर न्यूट्रिनो वगैरह नहीं निकलता, क्या निकलता है, गामा रेज। क्लियर, तो ये मैं इंस्टेड ऑफ हटा रहा हूं यहां से, मतलब वो कंफ्यूजिंग लग रहा है इंस्टेड ऑफ लिखना, आप ये बस समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन होती है। कोई डाउट किसी को, तो इसका मतलब अगर ये एक्स है, इसका एटॉमिक नंबर जेड है, ए है, अगर इसने के कैप्चर किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाई में। अब उसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ होगा, एक प्रोटॉन चला गया ना उसका, प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, तो क्या हुआ इसका एटॉमिक नंबर, एक -1 -1 हो गया, ठीक, और ये ए ही रहेगा, डन। और साथ में वहां पर गामा रेज, हाँ, एक मिनट,
अगर हम यहाँ पर नेगेटिव डिस्कस कर रहे हैं ना, ओके, तो यहाँ पर आपको गैमा रेज भी देखने को मिलती हैं। तो गैमा रेज यहाँ पर एक्स्ट्रा गैमा फोटोन जब के कैप्चर करता है, तो यहाँ पर आपको इंस्टेड ऑफ दिस ये कंसिडर कर सकते हैं कि जब ये ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे ही स्टेबल होता है तो हमें काफ़ी सारे गामा रेज देखने को मिलती हैं, गैमा फोटोन बोल सकते हैं। तो ये समझ आए गैमा फोटोन दोनों केसेस, अल्फा बीटा गामा कोई भी डिके हो गैमा तो रहेगा ही, ठीक। और डायरेक्ट गैमा आपको अगर चाहिए तो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है के शेल कैप्चर में। बताएं, ओके है गामा डीके सबको? हाँ सर। ओके, गुड गुड, ठीक है। अगर बात करें कुछ प्रॉपर्टीज की, जैसे मैंने बताया कि अल्फा बीटा गामा में कुछ चीजें हम देख सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिके अगर हम समराइज करें, प्रॉपर्टीज ऑफ डिके, ओके, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बट अभी क्या कर सकते हैं हम, उसमें कुछ मेन लिख सकते हैं, बाकी चाहिए तो याद कर सकते हैं हम, एग्जाम में हमसे ऐसा पूछा जाता है, लेकिन हम शॉर्ट में अगर देखें तो लिस्ट कर लेते हैं अल्फा को, बीटा को एंड गामा को, ठीक है। तो पहले हम चार्ज के फॉर्मेट में कर लेते हैं। चार्ज कैसा रहता है दोनों का? अल्फा का कितना रहता है चार्ज? +2 +2e जितना, ठीक है। बीटा का कितना होता है? -e जितना, और गैमा का कितना होता है? नो चार्ज। तो अब सिंपल सी बात है, अगर ई और बी लगा दें, ई एंड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये डिफ्लेक्ट होगी, ये भी डिफ्लेक्ट होगी, और ये नो डेविएशन, ओके, बिकॉज ऑफ चार्ज। मास के बारे में बात करें, बताएं, अल्फा का मास 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हो जाएगा ना, 4 m0 टाइप पे। m0 क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक। ये मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख देता हूं मैं ऐसे, mn। अच्छा, इसका मास क्या होगा? ये तो इलेक्ट्रॉन है, जस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका क्या होगा मास? फोटोन ही हो। ये तो फोटोन ही है, तो फोटोन का तो हमें ऑलरेडी पता है ना, सिखाया है भाई, फोटोन का क्या होता है, फोटोन को कैसे डील करते हैं, उसका रेस्ट मास क्या बोलते हैं? 0। तो अगर ये रेस्ट पे रहेगा, मतलब स्टैटिक हो जाएगा, तो 0 होगा। और काइनेटिक मास कितना होता है इसका? E/c²। हाँ, इसका कैसे निकालते हैं? E/c² से, मतलब इसकी एनर्जी कितनी है डिवाइड बाई c² से। अच्छा, मास हो गया। स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड, यार अल्फा का मास ज़्यादा है तो स्पीड उसकी कम रहती है, तो इसकी स्पीड जो होती है नियरली किस रेंज में रहती है? 10⁻6 to 7 की रेंज में रहती है, लेट्स से 7 की रेंज में, ठीक। अच्छा, इसकी कितनी रहती है? नियरली 10⁸8 की रेंज में, क्लियर। और इसकी कितनी होती है? 3 × 10⁸8। बट ये याद रखना है, V इज लेस देन C। बीटा फोटोन कभी भी लाइट की एग्जैक्ट स्पीड नहीं पा पाएगा, ओके। स्पीड हो गया। पेनेट्रेशन पावर की बात करें, पेनेट्रेशन पावर, तो भाई किसका हो ज्यादा होगा पेनेट्रेशन पावर? गामा का, बहुत फास्ट है। तो अगर मैं इसका 1 मान रहा हूं, तो ये समझना है कि ये 1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा होता है, 10⁻² के रेंज में। तो ये एक रिलेटिव 1 है, ये एक रिलेटिव 1 है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 है, एक रिलेटिव टर्म है। और आई कैन राइट द रेशियो, 1:10⁻², मतलब ये इसका 100 टाइम्स और ये इसका भी
100 टाइम्स। ओके अच्छा, एक और टर्म होता है आयनाइजेशन पावर, मतलब ये एयर को या किसी अदर गैस को कितना आयनाइज करेगी। तो आयनाइजेशन पावर किस बात पर डिपेंड करती है भाई, इसकी खुद की मास वगैरह कितना है, चार्ज कितना ज़्यादा है, तभी तो वो आयनाइज कर पाएगा ना। तो आयनाइजेशन पावर जस्ट उल्टा होता है, अल्फा की आयनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इसका चार्ज काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू गैमा। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई यार अल्फा बीटा गामा को लेके। हाँ सर। अच्छा, ये थोड़ी थोड़ी याद रखना है, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन तो कभी डायरेक्ट नहीं आएगा, कहीं रिलेट हो जाता है, लाइक मैचिंग टाइप कुछ बना दिया या कोई सिनेरियो हो गया, तो वहां पर हमें इसको देखने को मिल जाता है। ओके, ये हो गया अपना गैमा। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा, इसका इससे कुछ रिलेशन नहीं है। एक एग्जांपल कि किस तरीके से थोड़ा सा नंबर ऑफ ये काउंट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं क्या, लेट्स से सपोज 92x 235 ये है, ठीक है, ये एक एलिमेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है लेट्स से 90x let's say 222. Okay, find number of alpha and beta. Find number of alpha and beta decay. बताए कितने अल्फा और कितने बीटा डिके हुए हैं। तो सबसे पहले अल्फा निकालेंगे, बीटा अल्फा ओ अल्फा। ओके, क्यों? क्योंकि अल्फा मास पे डिपेंड करता है। सो नंबर ऑफ अल्फा डिके, ठीक है, ये वो डायरेक्टली लिख लेते हैं इस तरीके से। हमें पता है 92 है, एक्स है, 235 है। अभी हमें पता है कि कितने अल्फा निकलेंगे, वो हम यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्टली। तो नंबर ऑफ अल्फा कैसे निकालेंगे, ये होगा 235 में माइनस करेंगे 222 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ गया? 3 हाँ, नहीं इसको 238 कर लेते हैं, अभी डिवाइड होगा 4 से। यूरेनियम के आइसोटोप्स है ना, 235 238 238 अभी, हाँ 4 4 आ रहा है यहाँ पे, कितना हो गया 16 मतलब 4। तो कितने अल्फा आ गए? 4। सो यार अगर 4 अल्फा आ गए तो जेड भी कम हो जाता है ना। जेड कितना हो जाएगा? 92 माइनस 2 इंटू 4 कितना आएगा? 84 8 कम होगा ना यहाँ पर, तो 8 कम होगा तो 84 आ जाएगा ये। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आना चाहिए, ये एलिमेंट कुछ लेट्स से जेड है, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एक एलिमेंट आएगा विच विल बी 84y 222। क्लियर? बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 90z 222। तो इसका मतलब क्या निकलना चाहिए अब यहाँ से? बीटा डिके बीटा निकलना चाहिए, क्योंकि बीटा में क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो लेट से इसका मतलब क्या होगा, z इज इक्वल टू 90 माइनस 84 कितना आया? 6। ओके, सो नंबर ऑफ बीटा कितने हो गए यहाँ पर? नंबर ऑफ बीटा 6 बीटा निकलना चाहिए, तब काम बन जाएगा। आया समझ में आया सबको? हाँ मुझे लगता है नंबर ऑफ अल्फा बीटा में तो टेंशन नहीं रहेगी, पहले हमें से अल्फा निकाल लेना है, उसके अकॉर्डिंग फिर सोच के बीटा को कर लेंगे। डन? हाँ ओके, तो डिकेज वाला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।
डिकेज वगैरह पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ऐसा काउंटिंग के तो कम ही आते हैं। ठीक, तो हमने अभी जो सीखा वो क्या सीखा कि यार जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या है, कैसे काम करता है, और रेडियो एक्टिव डिके कैसे काम करता है। ठीक, ये चीज हमने देखी। अब हमने देखी कि अगर ये डिके होगा तो इसके साथ क्या होगा, ये बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन कितना बदलेगा, कैसे क्या होगा कम, ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी। मतलब लेट से पहले 50 ग्राम था, अभी डिके हो गया तो कितना डिके होगा, पूरा का पूरा हो जाएगा या कुछ बचेगा, 20 ग्राम बचेगा क्या, कैसे, कितने टाइम में होगा, ये एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो अभी हमने बात की कि कैसे डिके होते हैं, अब हम इनकी टाइम एनालिसिस करेंगे। ओके, तो उस टाइम एनालिसिस को क्या बोलते हैं बेटा, रेडियो एक्टिविटी। क्लियर? तो हाँ रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, एक चीज और, ये अपकमिंग टेस्ट में सिर्फ यही आएगा, डुअल नेचर एंड एटम्स, ये न्यूक्लियर नहीं आएगा। न्यूक्लियर में क्योंकि अभी काफी और बताना पड़ेगा, तब हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे काम कर पाएंगे, तो इसलिए न्यूक्लियर अभी नहीं आएगा इस टेस्ट में, न्यूक्लियर नेक्स्ट संडे में रहेगा। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी की अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें, मतलब क्या है एग्जैक्टली रेडियो एक्टिविटी, तो इसका मतलब ये है कि डीके की प्रोसेस ही क्या है हमारी, रेडियो एक्टिविटी। मतलब द प्रोसेस in which a substance decays in order to gain stability is called radioactivity. ओके, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो स्टेबल हो रहा है। सपोज मैंने 50 ग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, तो अभी मैंने बताया क्या डिके स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो डिके स्टार्ट होगा तो हमने देखा कि एक्स कन्वर्ट होगा किसमें, वाई में। तो पॉइंट है कि कितनी देर बाद पूरा एक्स कन्वर्ट हो जाएगा वाई में, तो आंसर इसकी एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरा एक्स खत्म होके किस में कन्वर्ट हो गया, पूरे वाई में। समझ आया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसको, डिके को लेके, क्या चीज कि ऑल रेडियो एक्टिव डिके all radioactive decay all radioactive substance decay throughout its life, throughout its whole life. Clear? And takes infinite time to decay completely. Okay, decay completely. ओके, तो ये सिचुएशन है हमारा किस चीज को लेके, रेडियो एक्टिव डिके को लेके। अब बात करते हैं कि रेडियो एक्टिव डिके किस बात पे डिपेंड करता है। तो जैसे हमने बात की कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों प्रोसेस स्लो डाउन हो रहा है, मतलब हमारे पास 50 ग्राम था, मैंने बताया इनफाइनाइट टाइम लगेगा इसे पूरा जीरो होने में, मतलब पूरा एक्स वाई में कन्वर्ट नहीं होगा, कभी कभी एक्स जीरो नहीं होगा पूरा। रीजन बीइंग कि अभी सपोज 50 ग्राम है तो ये फास्ट होता है वाई में कन्वर्जन, लेकिन सोचो अभी 20 ग्राम बचा तो स्लो हो जाता है, 10 ग्राम बचा तो और स्लो हो गया, मतलब 1 ग्राम बचा तो और स्लो हो गया।
इसलिए ये प्रोसेस इतनी एक्सपोनेंशियली स्लो होती जाती है कि एंड कभी भी नहीं होता, कभी भी एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। तो ये समझ आया कि रेडियो एक्टिव जो डिके है वो कभी भी टर्मिनेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो किस बात पर डिपेंड करता है, कितना आपके पास अवेलेबल है मटेरियल। ज्यादा अवेलेबल है तो फास्ट होगा, कम अवेलेबल है तो स्लो होगा। क्लियर? तो यहां से स्टार्ट होता है रेडियो एक्टिविटी की कैलकुलेशन हमारी। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे इस चीज को लेके, क्या कि द रेट ऑफ डिके, द रेट ऑफ डिके, और डिके मतलब डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं, द रेट ऑफ डिके और डिसइंटीग्रेशन डिपेंड्स अपॉन the number of atoms present in the substance at present time। मतलब उस टाइम पे कितना उसके पास है, उस चीज पे वो डिसइंटीग्रेशन डिपेंड करेगा। अच्छा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं पर सेकेंड। तो अगर मैं बात करूं कि व्हाट वी मीन बाय रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड कम हो रहे हैं। सो आई विल से चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, डेल्टा ऑफ नंबर ऑफ एटम्स अपॉन टाइम टेकन। सबको समझ आया कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होगा? हाँ। अच्छा, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। तो कैलकुलेशन क्या है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो हमने भी देखा कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन वो प्रोपोर्शनल होती है अवेलेबल एटम, अवेलेबल एटम्स एट एनी टाइम। तो इसका मतलब होगा रेट ऑफ इंटीग्रेशन ये हमेशा नेगेटिव होगी, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये चीज प्रोपोर्शनल किसके है, एन। एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल, अभी अवेलेबल कितने हैं। तो यहां पर क्या आता है, कांस्टेंट एक आ जाता है। सो माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाता है, कांस्टेंट आता है लेमडा इंटू एन। और ये लेमडा हमारा काफी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, डीके कांस्टेंट। ओके, डीके कांस्टेंट। तो अगर मुझे लेट से कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, देखें डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है वैसा कुछ, फिर भी हम देख सकते हैं कि लेट से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो आप समझ गए, एन को एन की तरफ रख लेना चाहिए। तो इसका मतलब इसे सॉल्विंग क्या कर सकते हैं, डी एन, इसको सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं, डी एन बाई एन लिख सकते हैं और लेमडा टी को अलग लिख सकते हैं। अभी क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। सो डी एन बाई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लेमडा इंटू डी टी। और ये इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कई बार। जब टाइम जीरो था तब मॉलिक्यूल कितने थे, फुल थे। मतलब लेट से मेरे पास 50 है तो मैं क्या बोलूंगा, टाइम जीरो पर 50 है मतलब फुल है। लेट से 1 डे के बाद कितना हो जाएगा, तो लेट से 30 बचा, तो वो हो जाएगा हमारा रिमेनिंग कितना है। तो टाइम जीरो पर रिमेनिंग को हम क्या बोल रहे हैं, एन नॉट, मतलब इनिशियल वैल्यू। और आफ्टर टाइम टी कितना बच रहा है, एन। तो क्या हो जाएगा भाई इसका इंटीग्रेशन, ln एन नॉट टू एन माइनस लेमडा इंटू डी टी का टी, और 0 टू टी रखेंगे तो टी आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एल एन
n अपॉन एन नॉट n नॉट इज इक्वल टू लेमडा टी। ln को e टू द पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसे क्या लिख देंगे, n बाई एन नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो देखिए काम की वैल्यू क्या आ गई, दैट एनी इंस्टेंट विल बी n नॉट इंटू e टू द पावर माइनस लेमडा टी। देख रहे हैं एक्सपोनेंशियली कम हो रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल। तो n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल, ठीक। जबकि n नॉट क्या है, n नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स एट t इज इक्वल टू 0, बिगनिंग ऑफ टाइम। और बाकी तो आपको पता है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। लेमडा क्या है, डी के कांस्टेंट। अच्छा, लेमडा की यूनिट क्या होगी देख के बताएं। यहां से देख के क्या पता चल रहा है कि e टू द पावर में कोई यूनिट रहनी चाहिए क्या, नहीं। नहीं। तो इसका मतलब इसकी यूनिट कैसे होगी, 1 अपॉन टाइम टाइम। की। तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, पर सेकेंड। समझ आया, ओके। हाँ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का अगर मैं यहाँ पे फिगर बना दूं तो आप समझ गए कि टाइम के साथ कुछ इस तरीके से डिके होने वाला है। नंबर ऑफ अवेलेबल मॉलिक्यूल पहले थे n नॉट और फिर कम होते जाएंगे, कभी भी 0 नहीं होंगे, इस तरीके से। समझ आ गया ना, ये हुआ हमारा n नॉट, और लेट्स से ये हमारी n की वैल्यू है, ये हमारी टाइम की वैल्यू है। बताओ किसी को कोई डाउट। अच्छा, नहीं। हाँ। अच्छा, ये जो यूनिट ऑफ लेमडा है, मैंने बोला पर सेकेंड, बट सेकेंड बहुत ही छोटी चीज होती है रेडियो एक्टिविटी के केस में। डिकेज बहुत लेट होते हैं, तो यूनिट जो है इसका मैं साइड में लिख देता हूँ। इसके जो यूनिट्स होते हैं वो काफी सारे होंगे, पर सेकेंड भी होता है, बेस्ड ऑन क्वेश्चन पर मिनट भी हो सकता है, पर डे, इवन पर ईयर तक भी रहता है इसका यूनिट। क्लियर, हाँ। तो वो टेंशन नहीं लेना है। जिस चीज में ये रहेगा टी का भी आंसर उसी में आएगा आपको, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा मैथ तो ये सीखनी पड़ेगी। इस टाइप की मैथ मैंने 2 जगह पर बताई है, ये वाली मैथ मैंने 2 जगह पर आपको बताई है। कहाँ पर, एक बार न्यूटन कूलिंग में समझाया है और एक बार वेव के टर्मिनेशन में समझाया है, डैम्ड ऑसिलेशन में। क्लियर, तो मुझे नहीं लगता किसी को इसमें डाउट रहेगा कि लेट्स से 20% न्यूक्लियस कब बचेंगे, तो टाइम निकाल लेंगे ना तुरंत। हाँ। ये क्या हो जाएगा, 0.2 ऑफ एन नॉट n कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर माइनस लेमडा टी। अभी क्या ले लेंगे दोनों का लॉग या ln, ln ln ले लेंगे, ln ले लेंगे। तो 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 1/5, मतलब 5 टू द पावर माइनस वन 1। तो -1 आया, ln को लिखेंगे लॉग में, मतलब 2.3 इंटू क्या आएगा, लॉग 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, e हट जाएगा, लेमडा इंटू टी। तो टी आ गया ना, ये सारी वैल्यूज और लेमडा। तो इस तरीके से सॉल्विंग रहेगा यार। तो मैं भी सॉल्विंग जो है क्वेश्चंस के टाइम पे एक बार देख लेंगे उस चीज को। एक लास्ट पॉइंट, एक चीज, कभी कभी डिके अलग अलग नहीं देता है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है। क्या, इफ सपोज अल्फा हो रहा है तो अल्फा लिखेंगे, बीटा हो रहा है तो बीटा लिखेंगे, डीके कांस्टेंट। लेकिन अगर एक साथ दोनों हो रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा डीके take place, so if alpha and beta decay take place at the same time, सेम टाइम पे अल्फा और बीटा दोनों हो रहे हैं, तो जो लेमडा यूज करते हैं वो यूज करते हैं लेमडा ऑफ अल्फा प्लस लेमडा ऑफ बीटा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाता है।
ठीक है, तो इसका मतलब अगर अल्फा बीटा साथ में निकल रहे होंगे तो डिके अब फास्ट हो रहा है। क्या हो जाएगा, लैम्डा ऑफ अल्फा प्लस लैम्डा ऑफ बीटा इंटू माइनस टी। कोई डाउट किसी को इसमें? ओके ठीक है, तो यहां तक हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम बहुत डिटेल देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे इसमें से रेडियो एक्टिविटी में। ओके हाँ सर। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। किसी को कोई डाउट पर्टिकुलर तो पूछ सकते हैं। सर वो के कैप्चर में एक थी। ओके के कैप्चर देखें, ठीक है, के कैप्चर में क्या है कि इसका एटॉमिक मास इतना ज्यादा है कि इसको अब कुछ तो करके प्लस हटाना है। तो एक तरीका है प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाए, न्यूट्रॉन में, बट हाँ। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ करके चार्ज तो बैलेंस रहना चाहिए ना, तो यहाँ पर पॉजिट्रॉन आता है, मतलब ये कैसा डिके लेता है, बीटा पॉजिटिव। बट मैं बता रहा हूँ कि बीटा पॉजिटिव डिके इतना नेचुरली नहीं होता है, तो इंस्टेड ऑफ बीटा पॉजिटिव, ये एटम का मन है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बीटा पॉजिटिव सर क्यों नहीं हुआ, ये उस एटम के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका मन अगर बीटा पॉजिटिव का नहीं है और ये मास काफी ज्यादा है, Z काफी ज्यादा है, तो ये क्या करता है, अपने सबसे क्लोजेस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, बाकी फिर बाहर वाला आकर फिल करेगा इसे। याद है ना, के अल्फा के बीटा एक्स रेज देखी थी, हाँ। ठीक है, तो वो तो रहेगा ही, बट यहाँ पर Z इतना ज्यादा है कि वो एक्स रेज की जगह क्या आने लग जाती हैं, गैमा रेज, ठीक है, तो वो गैमा रेज एक्स्ट्रा हमें मिल जाती हैं, और क्या हो जाता है कि प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन में, तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज, चार्ज कंजर्व, मास का जो चेंज है वो गैमा में निकल आता है। और सर फिर वो कैप्चर करता है, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, एक्साइट नहीं होता क्या वो इलेक्ट्रॉन कभी? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आ गया और ये प्रोटॉन के साथ मिलके न्यूट्रॉन बना लिया, ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से, अब इसको फिल करने के लिए बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एक्सरे में देखा था ना, अगर के सेल में एल वाला आएगा तो एक्सरे निकालेगा, हाँ के हाँ हाँ। अल्फा एक्सरे निकालेगा, तो इसको फिल करने का पता नहीं कि कौन आके फिल करेगा, लेकिन Z इतना ज्यादा है कि किसी भी सेल से अगर आया तो फोटोन का एनर्जी क्या आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। वो किस रेंज में पहुंच जाता है फोटोन, गैमा रेज में, तो गैमा रेज एक बार यहाँ पे मिलती है, और प्लस स्टेबल, अभी ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा ना, इसने इलेक्ट्रॉन को खा लिया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया इसने, अब वो न्यूट्रॉन बना रहा है अंदर, तो पहले क्या आएगा, इंटरमीडिएट अनस्टेबल में आएगा, फिर स्टेबल, तो फिर और गामा यहाँ पर निकालता है, तो ये वाला एक गैमा हो गया जो कि ट्रांजिशन से आएगा, और एक न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी की वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ गामा आएगा, तो इसलिए मैंने ये गामा नहीं दिखाया। आपने इक्वेशन अगर याद हो, मैंने कौन सा गामा ज्यादा दिखाया है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी वाला गामा, मतलब मैंने अपने फिगर में ये गामा ज्यादा देखा है, देखा आपने, क्योंकि ये हाँ। गामा तो बहुत कम ही होगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो यूजुअली गामा न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में ज्यादा निकलता है। डन, हाँ सर। ओके, और कोई डाउट बताएं, किसी और को कोई डाउट? चलिए ठीक है फिर, ओके देन आज के लिए इतना काफी है, ओके बाय बाय एवरीवन, वैसे या बाय। बाय बाय सर। बाय।